दोस्तों मैं आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूँ, वो है जीएसटी। जीएसटी ये बस कॉमर्स स्टूडेंट को पता नहीं होना चाहिए, बल्कि ये सबको पता होना चाहिए कि जीएसटी क्या है, क्योंकि इनफैक्ट हम सभी एट द एंड टैक्स भरते हैं। तो इसीलिए हम सबको पता होना चाहिए कि जीएसटी है क्या। तो दोस्तों मैं आपको सिंपल वे में जीएसटी क्या है ये आपको मैं समझाऊंगा। तो दोस्तों मेरा वीडियो एंड तक देखिए और मैं आपको एश्योरेंस देता हूँ कि आपको पूरा जीएसटी समझ में आ जाएगा। दोस्तों जब हम मॉडर्न इंडिया की हिस्ट्री देखते हैं तो 3 इवेंट वो सबसे महत्वपूर्ण कहलाए जाते हैं। सबसे पहला ऑफ कोर्स हमारा फ्रीडम जो हमें 1947 में मिला था, और सेकेंड इवेंट है कि 1991 का लिबरलाइजेशन, और जो थर्ड है दोस्तों वो 21st सेंचुरी का इवेंट है, वो है जीएसटी। जीएसटी विच व्हेन हैंडल्ड वेल कैन ड्रामेटिकली चेंज द इंडियन टैक्सेशन। जीएसटी ये एक वन नेशन वन टैक्स सिस्टम है और ये पूरे इंडिया में इम्प्लीमेंट हुआ था 1 जुलाई 2017। तो सबसे पहले हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ टैक्सेस की। मेनली 2 टाइप के टैक्सेस है, एक है डायरेक्ट टैक्स और दूसरा है इनडायरेक्ट टैक्स। पहला डायरेक्ट टैक्स मतलब डायरेक्ट टैक्स इज अ टैक्स हुज इम्पैक्ट एंड द इंसिडेंस इज ऑन द सेम पर्सन। In simple language, the person who is expected to pay the tax ends up paying the tax. मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल इनकम टैक्स। इनकम टैक्स, आप इनकम कमाते हो और आपके इनकम पे वो टैक्स लगता है। आप वो टैक्स किसी दूसरे पर्सन पे वो शिफ्ट नहीं कर सकते और आपको वो टैक्स भरना पड़ेगा, उसे बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स। सेकेंड है इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स मतलब द इम्पैक्ट इज ऑन वन पर्सन एंड द इंसिडेंस इज ऑन अनदर पर्सन। मतलब सिंपली अगर कोई सप्लायर है गुड्स या फिर सर्विस का, वो सबसे पहले टैक्स भरता है और फिर जब भी वो गुड्स और सर्विस किसी पर्सन को बेचता है तो वो जिसको वो बेचता है वो टैक्स भरेगा। तो इसका मतलब सप्लायर ने पहला टैक्स भरा और वो टैक्स को वो शिफ्ट कर सकता है बायर पे, जो कि गुड्स और सर्विस एक्चुअल में खरीद रहा है। तो इसका मतलब टैक्स शिफ्ट किया गया है सप्लायर से बायर को, तो इसीलिए इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स कैसा है, अगर तुम ज़्यादा पैसा कमाते हो तो आपको ज़्यादा टैक्स लगेगा, अगर कम पैसा कमाते हो तो कम टैक्स लगेगा, और अगर आप डायरेक्ट टैक्स के ब्रैकेट से कम कमाते होगे तो आपको टैक्स भी नहीं लगेगा। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स ऐसा नहीं होता है। इनडायरेक्ट टैक्स सभी को भरना पड़ता है, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, कोई भी हो, इनडायरेक्ट टैक्स सभी को भरना पड़ता है। जीएसटी के पहले अराउंड 10 डिफरेंट इनडायरेक्ट टैक्सेस थे, 5 सेंट्रल लेवल पे और 5 स्टेट लेवल पे। जो सेंट्रल लेवल पे थे वो वैट, सेंट्रल सेल्स टैक्स, सर्विस टैक्स, काउंटरवेलिंग ड्यूटी ऑन इम्पोर्ट्स, एडिशनल स्पेशल ड्यूटी ऑन इम्पोर्ट्स, ऐसे 5 थे सेंट्रल लेवल पे और 5 थे स्टेट लेवल पे, वैट, ऑक्ट्रॉय, सेल्स टैक्स, लग्जरी टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, ऐसे सब डिफरेंट टैक्स थे। उन सब को एक टैक्स में इंक्लूड किया गया, वो है जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो जीएसटी के पहले ये बहुत डिफिकल्ट होता था कि ऐसे 10 डिफरेंट टैक्सेस थे, उन सबको ध्यान में रखते हुए हमें गुड्स एंड सर्विसेज को सेल करना पड़ता था। तो जीएसटी आने पर इन सभी 10 डिफरेंट इनडायरेक्ट टैक्सेस को एक टैक्स में इंक्लूड किया गया। अभी मैं जीएसटी के अंडर जो टैक्सेस होते हैं मैं उनकी बात करूँगा। ये 4 टाइप के होते हैं, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईटीजीएसटी और यूटीजीएसटी। आपने देखा होगा, आप कुछ भी खरीदते हो तो आपको रिसीट मिलता है, तो उसमें लिखा होता है कभी आईजीएसटी, यूटीजीएसटी, सीजीएसटी, और आप देख के डर जाते हो कि ये क्या है, ये कौन सा टैक्स लगाया गया है। तो ये मैं आज आपको सिंपल वे में समझाऊंगा। तो दोस्तों इससे पहले मैं आपको एक कंसेप्ट क्लियर करवाना चाहता हूँ, वो है इंटरस्टेट एंड इंट्रास्टेट ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ये बहुत ही सिंपल है। इंट्रा स्टेट ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज मतलब फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र स्टेट लो, उसमें अगर गुड्स बस महाराष्ट्र में ही ट्रांसपोर्ट होते हैं तो उसको हम बोलेंगे इंट्रा स्टेट, और अगर गुड्स महाराष्ट्र से गुजरात जाते हैं, महाराष्ट्र से कहीं और जाते हैं, तो उसको हम बोलेंगे इंटर स्टेट। तो अगर आप कोई गुड्स या फिर सर्विस खरीदते हो और वो गुड्स और सर्विस महाराष्ट्र में या फिर एक स्टेट में ही बना हो तो आपको 2 टैक्स लगेंगे, वो है सीजीएसटी और एसजीएसटी। फॉर एग्जांपल 18% रहेगा टैक्स, तो 9% जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट को और 9% जाएगा महाराष्ट्र गवर्नमेंट को। तो ये तो हो गया सीजीएसटी और एसजीएसटी। और अगर समझो गुड्स या फिर सर्विस कोलकाता में बने हैं और वो महाराष्ट्र में आते हैं,
तो IGST टैक्स लगेगा। इससे 9% सेंट्रल गवर्नमेंट को मिलेगा और 9% महाराष्ट्र गवर्नमेंट को मिलेगा, क्योंकि महाराष्ट्र गवर्नमेंट वो कंज्यूमिंग स्टेट है। तो अगर कोलकाता से गुड्स महाराष्ट्र आए रहेंगे तो कोलकाता गवर्नमेंट 9% टैक्स देगा सेंट्रल गवर्नमेंट को और 9% टैक्स मिलेगा महाराष्ट्र गवर्नमेंट को। ये हो गया IGST। तो अभी बचा बस UTGST। UTGST कुछ नहीं है, बस वो यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जैसे SGST है वैसे ही UTGST है, पर इंडिया पे जैसे स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज है, तो अगर गुड्स यूनियन टेरिटरी में बने हो तो वो UTGST के अंडर जाते हैं। फॉर एग्जांपल चंडीगढ़ जो कि यूनियन टेरिटरी है, वहाँ पे अगर गुड्स बने होंगे तो चंडीगढ़ में ऐसा होगा, विद इन इंट्रा स्टेट रहेगा तो वहाँ पे लगेगा UTGST और CGST, जो कि 9% जाएगा UTGST को और 9% जाएगा CGST को। तो अगर कोई यूनियन टेरिटरी होगा तो वहाँ पे लगेगा UTGST, यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो ये आपका क्लियर हो गया कि GST के अंडर 4 टैक्स है, CGST, SGST, ITGST और UTGST। और आपको पता भी चला कि कौन सा टैक्स कब लगता है, तो आपका ये अभी पूरा क्लियर हो गया है। तो गाइस आपके मन में ऐसा सवाल आता रहेगा कि GST क्यों चाहिए, तो मैं आपको थोड़े से रीजंस बता देता हूँ और आपको भी लगेगा कि हाँ GST की ज़रूरत। समझो आपको 2 ऑप्शंस दिए, 12 डिफरेंट टैक्स भरो 1% के, या फिर एक ही टैक्स भरो 12% का, तो आप कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे? ऑफ कोर्स आप सेकंड ऑप्शन चूज करोगे। तो इसीलिए GST के पहले बहुत डिफरेंट टैक्सेस थे, तो इन सबको इंक्लूड किया गया वन टैक्स में, वो था GST। तो इसीलिए GST की बहुत ऐसी ज़रूरत थी। और सेकेंड रीज़न है कि वन टैक्स रेट अक्रॉस इंडिया। GST के पहले ऐसा होता था, फॉर एग्जांपल आप कोई लैपटॉप महाराष्ट्र में परचेस करोगे तो उसमें टैक्स अलग लगेगा, और वही लैपटॉप आप दिल्ली में खरीदो या फिर कहीं और खरीदो तो वहाँ पे अलग टैक्स लगता था। हर स्टेट में अलग अलग टैक्स लगते थे, और ऐसा नहीं होना चाहिए, और एक ही टैक्स पूरे इंडिया में लगना चाहिए। तो इसीलिए GST को इम्प्लीमेंट किया गया था, वन नेशन वन टैक्स सिस्टम। थर्ड रीज़न है द वे द टैक्सेस कलेक्टेड हिस्टोरिकली इन इंडिया एंड अक्रॉस द वर्ल्ड। दोस्तों बहुत सारे ऐसे फॉरेन कंट्रीज़ में जहाँ पे एक्चुअल कंजम्पशन होता है वहाँ पे टैक्स लगाया जाता है, लेकिन इंडिया में जहाँ पे प्रोडक्शन होता था वहीं पे टैक्स लगाया जाता था, और ये बहुत ही पुराना प्रोसीजर था। जैसे जैसे दुनिया में चेंजेस हो रहे हैं वैसे वैसे हमको अडॉप्ट करने होंगे, नहीं तो हम पीछे ही रह जाएंगे। ऐसे 3 मेन रीजंस थे GST को इंडिया में इम्प्लीमेंट करने के। GST टैक्स हर प्रोडक्ट और सर्विस पे लगता है एक्सेप्ट अल्कोहल और पेट्रोल। गवर्नमेंट ने अब तक इस पे टैक्स लगाया नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट को पेट्रोल और अल्कोहल से बहुत ज़्यादा रेवेन्यू मिलता है और उनको इस पे GST इम्प्लीमेंट करके कुछ एक्सपेरिमेंट नहीं करना है। GST में 5 टैक्स रेट्स है, 0%, 5%, 12%, 18% और 28%। कोई प्रोडक्ट्स ऐसे भी हैं जिन पे टैक्स लगता नहीं है, वो एसेंशियल कमोडिटीज़ हो, डे टू डे लाइफ में लगने वाली, तो उन पे टैक्स नहीं लगता है, तो उनको 0% टैक्स ऐसे बोलते हैं। और बाकी 5%, 12%, 18% और 28% वो अलग अलग गुड्स और सर्विसेज पे लगते हैं। फॉर एग्जांपल लग्जरियस गुड्स और सर्विस लगे तो उस पर थोड़ा ज़्यादा लगेगा, ऐसे टाइप का डिफ्रेंशिएशन है। तो दोस्तों अभी GST में जो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट्स और टॉपिक्स हैं मैं वो डिस्कस करूँगा, और वो आपको पता होने ही चाहिए, भले आप फिर कौन से भी फील्ड में हो, एंड दिस विल एड अप टू योर नॉलेज। पहला है टैक्स रिटर्न। GST के पहले आपको एक ही टैक्स रिटर्न भरना होता था, और वो भी 3 महीने में, लेकिन GST में आपको हर महीने 3 रिटर्न फाइल करने हैं। मतलब सोचो आपको एक साल में 36 रिटर्न फाइल करने, और अगर आपका बिजनेस कौन से और स्टेट में है तो उस हिसाब से टैक्स रिटर्न मल्टीप्लाई होते जाएंगे। लेकिन डरने की बात बिल्कुल नहीं है। जैसे मैंने बोला आपको 3 रिटर्न भरने होते हैं, GSTR 1, GSTR 2 और GSTR 3। GSTR का फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स रिटर्न। GSTR 1 मतलब आउटवर्ड सप्लाई, मतलब अगर कोई आप प्रोडक्ट और सर्विस को बेचते हो तो उसका आपको टैक्स रिटर्न भरना है। GSTR 1 आपको मैन्युअली भरना पड़ता है। GSTR 2 है इनवर्ड सप्लाई, मतलब आपने जो डिमांड की होगी, फॉर एग्जांपल आप कोई प्रोडक्ट या फिर सर्विस बनाते हो तो उसके लिए आप रॉ मटेरियल्स तो खरीदते होगे, आपके लिए तो वो परचेस हुआ, तो वो GSTR 2 में आता है। इनवर्ड सप्लाई मतलब आपने कुछ खरीदा उसको प्रोसेस करके बेचने के लिए, वो ऑटोमेटिकली भर जाता है।
थर्ड है GSTR 3। GSTR 3 ये कंसोलिडेटेड है डिमांड और सप्लाई का, और ये भी ऑटोमेटिकली भर जाता है। तो इनफैक्ट आपको एक ही भरना है GSTR 1, बाकी GSTR 2 और GSTR 3 तो ऑटोमेटिकली भरने वाले हैं। तो आपको डरने की कोई बात नहीं है और कुछ टेंशन नहीं है। और दोस्तों GST के पहले आपको वैट या फिर लग्जरीज टैक्स ऐसे डिफरेंट टैक्स भरने होते थे। तो आपको हर स्टेट के अलग अलग टैक्स के रूल्स एंड रेगुलेशंस थे, और आपको वो पूरा समझना होता था कि ये स्टेट में ये टैक्स के रूल्स है, ये स्टेट में ये टैक्स के रूल है। ये सब डिफ़िकल्टीज GST ने हटा दी है, और वन टैक्स वन सिस्टम है, मतलब एक ही टैक्स हर जगह पे पूरे इंडिया में, और एक ही रूल, एक ही रेगुलेशंस और एक ही नॉर्म्स, सब सेम पूरे इंडिया में। सेकेंड इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है इनपुट टैक्स क्रेडिट, सिंपली रिटर्न ऑफ द टैक्स पेड। GST ने मल्टीपल टैक्स सिस्टम्स को हटा दिया है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ मल्टीपल टैक्स सिस्टम का। फॉर एग्जांपल आप कुछ प्रोडक्ट बना रहे हो तो आपको रॉ मटेरियल लगेगा, तो आप कहीं से तो रॉ मटेरियल परचेस करोगे। तो समझो वो रॉ मटेरियल वाले ने आपके रॉ मटेरियल पे 5% टैक्स लगाया। आपने वो परचेस किया, रॉ मटेरियल को फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया, और वो फिनिश प्रोडक्ट पे आपने तुम्हारा 5% टैक्स लगाया, और फिर वो बेचा होलसेलर को। तो होलसेलर ने अपना 5% टैक्स लगाया। तो इससे क्या होता था, टैक्स बढ़ते जाता था, मल्टीपल टैक्स सिस्टम था, और इसका अल्टीमेट बर्डन कंज्यूमर पे होता था, कस्टमर पे होता था। तो इसीलिए GST में ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। इसमें क्या होगा, इनपुट टैक्स क्रेडिट, ये कंसेप्ट है इसमें। इसका मतलब ऐसा है कि अगर आप कोई गुड्स या फिर प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहे होगे तो आपको रॉ मटेरियल लगेगा, आप रॉ मटेरियल परचेस करेंगे, और समझो वो रॉ मटेरियल ने आपके रॉ मटेरियल पे 5% टैक्स लगाया, तो वो 5% आपको 30 दिन के अंदर इनपुट टैक्स क्रेडिट के थ्रू आपको 5% फिर से मिल जाएगा। तो इससे क्या होगा कि आप फिर से और 5% ऐड कर रहे हो, फिर होलसेलर उसमें 5% ऐड कर रहे हैं। ऐसे सिस्टम नहीं होगा, और एक ही टैक्स रहेगा, और इससे जो प्रोडक्ट का प्राइस होगा वो कम होगा, और उसका बेनिफिट अल्टीमेट कस्टमर कंज्यूमर को होगा। तो इनपुट टैक्स क्रेडिट मतलब सिंपली आपने अगर इनवर्ड सप्लाई किया, मतलब आपने परचेस किया कुछ प्रोडक्ट को फिनिश गुड में कन्वर्ट करने को, या फिर सर्विसेज को। मैं जहाँ पे गुड्स बोल रहा हूँ वहाँ पे सर्विसेज भी इंक्लूडेड है, हाँ, ये भूलना मत। तो इनपुट टैक्स क्रेडिट सिंपली मतलब आपने कुछ इनवर्ड सप्लाई किया, तो आपको फिर से 30 डेज के अंदर वो टैक्स का जो अमाउंट आपने पे किया था वो आपको फिर से मिल जाए। तो ये था इनपुट टैक्स क्रेडिट। हमारा थर्ड कंसेप्ट है रिवर्स चार्ज। ये बहुत ही शानदार कंसेप्ट है। अगर समझो आपका बिजनेस का टर्नओवर 20 लाख से कम है तो आपको GST नहीं लगेगा, आप एक रजिस्टर्ड पर्सन नहीं हो। लेकिन आपका अगर बिजनेस का टर्नओवर 20 लाख से ज़्यादा है तो आप एक रजिस्टर्ड पर्सन होना ज़रूरी है और कंपलसरी है। मैं एक एग्जांपल देख के आपको समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल दो कंपनीज है A और B। A का टर्नओवर 20 लाख से कम है, लेकिन B का जो टर्नओवर है वो 20 लाख से ज़्यादा है, मतलब वो रजिस्टर्ड पर्सन है GST में, और ये रजिस्टर्ड नहीं है क्योंकि इसका टर्नओवर 20 लाख से कम है। सो A एंड B अगर दोनों बिजनेस करते हैं तो टैक्स A को नहीं लगेगा क्योंकि उसका टर्नओवर 20 लाख से कम है, लेकिन B को टैक्स ज़रूर लगेगा क्योंकि उसका टर्नओवर 20 लाख से ज़्यादा है। लेकिन जो B को टैक्स लगेगा वो उसको फिर से मिलेगा इनपुट टैक्स क्रेडिट से। तो ये रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म क्यों लाया गया, इसका पीछे का कारण ये है कि जिसका बिजनेस का टर्नओवर 20 लाख से कम है उसको अगर तुम लोग ने टैक्स लगाया तो उसका वर्किंग कैपिटल कम हो जाएगा, राइट। अगर वर्किंग कैपिटल कम हुआ तो वो आगे बिजनेस नहीं कर पाएगा। उसको ज़रूर पैसे मिलेंगे 30 डेज़ के बाद, उसको ज़रूर उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा, लेकिन वो 30 डेज़ के बाद मिलेगा। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया कि जिनका टर्नओवर 20 लाख से कम है उनको GST टैक्स नहीं लगेगा, जिनका टर्नओवर 20 लाख से ज़्यादा है उनको एक रजिस्टर्ड पर्सन बनना कंपलसरी है और उनको टैक्स लगेगा। लेकिन एक पॉइंट बचता है दोस्तों, वो है कि अगर आप ऑनलाइन बिजनेस करते हो, मतलब कि अगर आप ऑनलाइन गुड्स या फिर सर्विसेज सोल्ड करते हो तो आपको GST में आपको एक रजिस्टर्ड पर्सन बनना कंपलसरी है, और यदि आपका टर्नओवर 1 रुपीज़ भी होगा तो भी आपको GST में एक रजिस्टर्ड पर्सन बनना है और आपको टैक्स भरना है। ऑनलाइन बिजनेस के लिए ये रूल है। गवर्नमेंट ने रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में एक अच्छा दिमाग चलाया है, वो है कि
अगर कोई अनरजिस्टर्ड पर्सन किसी रजिस्टर्ड पर्सन के साथ बिजनेस करता है तो जो अनरजिस्टर्ड पर्सन है उसके भी डिटेल्स अपडेट होंगे जीएसटी नेटवर्क पे। तो इससे गवर्नमेंट को पता चलेगा कि जो अनरजिस्टर्ड है उसका टर्नओवर में एक्चुअल कितना है, और अगर वो झूठ बोलता होगा कि मेरा टर्नओवर 20 लाख से कम है तो गवर्नमेंट को पता चलेगा कौन झूठ बोल रहा है और कौन सच बोल रहा है, और इससे ट्रांसपेरेंसी बहुत बढ़ जाएगी। और जो फोर्थ है वो है ई वे बिल। ये दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट था क्योंकि बिजनेस का बहुत सारा टाइम ट्रांसपोर्ट में ही चला जाता था। समझो गुड्स को ट्रांसपोर्ट करता है महाराष्ट्र से दिल्ली में या फिर हिमाचल प्रदेश में से दूर दूर, तो उसको कई सारे स्टेट का बॉर्डर पार करना होता था और वहाँ पे चेक पोस्ट होते थे और वहाँ पे इतना टाइम जाता था क्योंकि वो जो वे बिल होता था वो एक रिटर्न फिजिकल डॉक्यूमेंट होता था, उसको चेक करो वो सब, उसमें बहुत टाइम जाता था दोस्तों। तो जीएसटीएन में कैसा होता है कि आपको एक वे बिल देंगे जो कि मोबाइल में होगा, इनफैक्ट वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होगा, कोई पेपर वर्क नहीं लगेगा उसमें। तो इससे पूरा टाइम कम होगा और बिजनेस को एक्चुअल में बिजनेस करने का टाइम मिलेगा। ई वे बिल कंपलसरी है जिनके गुड्स 50,000 से ज़्यादा है उनके लिए, और ये ई वे बिल जीएसटी नेटवर्क से जनरेट होता है और ये ट्रांसपोर्टर सप्लायर उन सबको मिलता है। तो इससे क्या होगा, जो टाइम जाता था चेक पोस्ट में और जो डॉक्यूमेंट्स बनाने पड़ते थे वो सब निकल जाएगा जब जीएसटी आएगा तब। जीएसटी में टेक्नोलॉजी विल बी अ ग्रेट एनेबलर। दोस्तों जीएसटीएन मतलब कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स नेटवर्क एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है और इसके स्टेक होल्डर्स हैं मैन्युफैक्चरर्स, रिटेलर्स, सप्लायर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इनडायरेक्ट टैक्स अथॉरिटीज़, इनकम टैक्स, ऐसे बहुत सारे इनके स्टेक होल्डर्स हैं। और ये बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि ये लोग एक्चुअल फील्ड में काम करते हैं, बिजनेस करते हैं और इनका सजेशन लेना बहुत ज़रूरी है और जीएसटीएन में इनके सजेशन सुने जाते हैं। फॉर योर जनरल नॉलेज, जीएसटीएन इज़ डेवलप्ड बाय इन्फोसिस। अभी मैं आपको जीएसटी एक्चुअल में कैसे वर्क करता है मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल आप सेलर है और आपने गुड्स को सोल्ड किया तो आपको GSTR 1 में आपका रिटर्न भरना होगा। आपने जिसको गुड्स और सर्विसेज बेचा है उसका GSTR नंबर, उसका आधार नंबर, उसका पैन नंबर, कितने क्वांटिटी के गुड्स बेचे हैं, क्या जीएसटी कलेक्ट किया है, वो सब डिटेल्स आप GSTR 1 रिटर्न में भर देंगे और जो बायर है उसका रिटर्न ऑटोमेटिकली फिल होगा क्योंकि वो GSTR 2 में आता है। कुछ भी आप परचेज करते हो वो GSTR 2 में आता है, जैसे मैंने पहले आपको बताया था, वो ऑटोमेटिकली भर दिया जाएगा। तो ऐसे है प्रोसेस इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की और आपकी हर एक ट्रांजैक्शन जीएसटीएन मॉनिटर करेगी। अभी मैं कुछ जीएसटी के बेनिफिट्स की बात करूंगा। पहला है कि कैस्केडिंग इफेक्ट हट जाएगा, मतलब कि टैक्स ऑन टैक्स। जैसे मैंने पहले एग्जांपल दिया था कि हर जन अपना अपना टैक्स लगाता था और अल्टीमेटली प्रोडक्ट की कॉस्ट बढ़ जाती थी, तो ये जीएसटी के आने पर नहीं होगा। सेकेंड है जीडीपी राइज होगा। ऑब्वियस है दोस्तों, अगर प्रोडक्ट की कॉस्ट कम होगी तो डिमांड बढ़ेगी और डिमांड बढ़ेगा तो अल्टीमेटली जीडीपी राइज हो जाएगा। थर्ड है ई वे बिल्स। फोर्थ है साइबर फुटप्रिंट्स, मतलब जो कि अनरजिस्टर्ड है उसके भी डिटेल्स जीएसटीएन को पता चल जाएंगे और इससे गवर्नमेंट को पता चल जाएगा कि एक्चुअल में उसका टर्नओवर कितना है और वो एक रजिस्टर्ड पर्सन होना चाहिए या फिर अनरजिस्टर्ड। तो दोस्तों बेनिफिट्स और एडवांटेजेस के साथ कुछ डिसएडवांटेजेस भी आते हैं। पहला है कि कंप्लायंस कॉस्ट विल गो अप और दूसरा है कि कंफ्यूजन। ये इनिशियल पीरियड्स में होगा ही क्योंकि ये फर्स्ट टाइम ऐसा इम्प्लीमेंट किया गया है और ओवर द ईयर से पूरा कम हो जाएगा और ये डिसएडवांटेजेस मेरिट्स में बदल जाएगी। So guys, I have provided GST notes in the description box. Please check it out. I hope you have learned something new and valuable. It will really add up to your knowledge. And anybody of you asked about GST, you will be able to answer it proudly. So all the best guys. See you in the next video.